जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का आज जो एग्जाम हुआ है उसी की उत्तर कुंजी के बारे में। और यहाँ पर आपके पूरे 100 प्रश्नों की उत्तर कुंजी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और आशा है कि आपके सारे प्रश्न जो है सही होंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बिना देर करते हुए प्रश्नों को हल करते हैं साथियों, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन से प्रश्न में कौन सा उत्तर आपका सही होगा। हम कम समय के लिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद सीधा हम उत्तर की तरफ चलेंगे, ताकि कम समय में आपको सबसे बेहतर तरीके से आपको उत्तर कुंजी मिल सके। सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर हमारे वाक्य दिए गए हैं और उसमें हमारा शुद्ध रूप का चयन करना है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा सी होगा, क्योंकि मैं गाने का रियाज करता हूँ। यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि गाने की कसरत नहीं की जाती है, याद रखिएगा। गाने की भाई कौन सी कसरत करेंगे, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द की बात की जा रही है, वो आपके चारों प्रश्न, जो भी चारों उत्तर दिए गए हैं, ये चारों आपके तद्भव शब्द हैं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो आपके तीसरे का जो उत्तर होगा वो आपका बी सही होगा। ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों हम आपका जो चौथा प्रश्न है उसको। चौथा प्रश्न लिखा है, अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है डींग हाँकना, बी ऑप्शन अकेला आदमी लाचार होता है, सी ऑप्शन मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हम पांचवा प्रश्न देख रहे हैं, संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह वाक्य आपका एक संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण होता है। यही उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद छठा प्रश्न देख रहे हैं हम, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार होते हैं, संयुक्त वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। तो इसलिए आपके इसमें तीन उत्तर दिए ही नहीं गए हैं, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर सातवां प्रश्न है, स्तब्ध होना, इस वाक्य का, इस वाक्य में जो आपका इस अर्थ को व्यक्त करने वाला जो मुहावरा है वो कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही होगा, हाथ के तोते उड़ना। यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका पुराना जो आपका शब्द लिखा गया है यही गुणवाचक विशेषण होगा। आपका आठवें प्रश्न का डी उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद नौवां हम लोग देख रहे हैं प्रश्न, विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें उत्तर सही होगा आगामी। आगामी माने आने वाला होता है और विगत माने पिछला होता है। अब इसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न है, राह खर्च किस समास का उदाहरण है? इसको अगर हम लोग समास विग्रह में देखेंगे तो राह के लिए खर्च होगा। तो जो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि विभक्ति चिन्ह भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास सही होगा। अब इसके बाद में आपका 11वां प्रश्न लिखा हुआ है, वो 11वां प्रश्न कौन सा है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न कह रहा है आपका कि कौन आता है रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पर आपका जो उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक है तो आपका उत्तर यही सही हो जाएगा। अब इसके बाद में 12वां प्रश्न है, सहयोगी का विलोम क्या होगा? तो सहयोगी का जो विलोम होता है दोस्तों वो वियोगी होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका 13वां प्रश्न लिखा है, विज्ञापन की बैसाखी। देखिए यहाँ पर बैसाखी शब्द का उपयोग जो किया गया है हम लोग इसी में उत्तर देख लेंगे, क्योंकि बैसाखी का मतलब होता है सहारा, ताकत। तो इसलिए आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विज्ञापन की ताकत। अब इसके बाद 14वां प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? अगर किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु की अलग होने की बात की जाती है तो हम जानते हैं कि वो अपादान कारक में आता है, जैसे अपादान से अलग होने के लिए के अर्थ में लिया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपका 15वां प्रश्न, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, क्योंकि संन्यास शब्द में सम उपसर्ग का उपयोग किया गया है। अब इसके बाद 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एयर कंडीशनर जो होता है वो हमारे एक वातानुकूलन यंत्र में उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो यहाँ पर अशुद्ध शब्द की बात की जाएगी आपके 17वें प्रश्न में, इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, यानी निरोग, यही आपका अशुद्ध शब्द होता है। अब इसके बाद में 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक आपका उत्तर दिया है डिबिया, यही आपका उत्तर सही होगा, ये देशज शब्द है आपका।
अब इसके बाद में दोस्तों आपका 19वां प्रश्न है, जानने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, जब जानने की इच्छा की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर सीधा सा उत्तर लगाइए जिज्ञासा। बहुत ही बेहतर आसान प्रश्न आए थे आपके हिंदी के। अगर यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाला होता तो आप जानते हैं जिज्ञासु, तो ये आपका उत्तर सही हो जाता। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है। तो 20वें प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा बी, यानी शिक्षक जो है वो जीवन का अर्थ नहीं है। क्योंकि लिखा होता है, देखिए, जल ही जीवन है, जीवित माने भी जीवन होता है, प्राण माने भी जीवन होता है, तो इसलिए इसमें जो उत्तर अर्थ नहीं है पूछा है तो यही उत्तर सही हो जाएगा बी वाला। अब इसके बाद में आपका 21वां प्रश्न लिखा गया है, तुलना बोधक निपात का चयन कीजिए। तो 21वें में आपका डी हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना किसी से, तो यहाँ पर आपका जो सा है वो तुलना बोधक निपात शब्द है। अब इसके बाद 22वां प्रश्न है, विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है। तो 22वें में आपका बी है, क्योंकि ज्ञापन में आप देख सकते हैं कि बी आपका उपसर्ग लगा करके बनाया गया है, तो विज्ञापन बना हुआ है। अब इसके बाद में 23वां प्रश्न, शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो 23वें आपके प्रश्न में आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर शब्द के शुद्ध रूप में प्रसाद जो है यही आपका सही है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 24वां प्रश्न, वह हथियार जो फेंक कर चलाए। बहुत पूछा जाता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वह क्या कहलाता है। तो 24वें का जो प्रश्न होगा, जो उत्तर होगा, वो अस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। अब इसके बाद में दोस्तों 25वां प्रश्न कह रहा है, महेंद्र किस संधि का उदाहरण है। बहुत बेहतर तरीके के प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में। 25वां प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो डी वाला सही हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 26वां प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है। तो विस्मयादि बोधक यहाँ पर आपके सामने पूछा जा चुका है, तो 26वें का जो सही होगा बी, यानी यहाँ पर देखें आप एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। अब इसके बाद 27 दिया गया है, शिवालय का संधि विच्छेद क्या है ना। शिव धन आलय, आलय माने गृह और शिव माने शिव के रहने वाला जो घर है वही शिवालय कहलाएगा। तो आपका 27वें का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी शिव धन आलय। आपको पता है कि शिव माने भगवान शंकर और आलय माने उनका घर, इसीलिए आपका शिवालय। आज फिर उसके बाद में आपका 28वां प्रश्न लिखा है, अग्नि का पर्यायवाची है। बहुत बेहतर तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और आशा है कि दोस्तों आप बहुत अच्छा अंक इसमें प्राप्त करेंगे। हिंदी का तो हमें नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न आपका गलत होगा, हिंदी के तो सभी प्रश्न आपके सही होंगे। अब आपका 28वां प्रश्न लिखा है, अग्नि का पर्यायवाची। तो 28 का जो उत्तर होगा 28 का डी, वायु सखा। बहुत बढ़िया, क्योंकि वायु की सखी हैं। अगर आग को वायु मिल गई ना तो आप जानते हैं कि जो आग होती है ये बुझने वाली नहीं है। तो याद रखिएगा, वायु सखा इनको कहा जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों 29वां प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। बहुत बेहतर प्रश्न पूछा गया 29वां प्रश्न आपका बी होगा, यानी यहाँ पर 11 आपके स्वर वर्ण होते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों 30वां प्रश्न लिखा है, निम्ब का तद्भव शब्द क्या होगा। 30वें प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, नीम होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आपके मैथ के प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों के सीधा मैं उत्तर बताऊंगा आपको। 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न कह रहा है, वार्षिक घरेलू खर्चों को दिलाने वाले निम्नलिखित पाई चार्ट के आधार पर किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा। तो जो यहाँ पर 31वां प्रश्न होगा, यहाँ पर आप याद रखेंगे इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर सही आने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 32वां प्रश्न। देखिए 32वां प्रश्न लिखा गया, निम्नलिखित आकृतियों में वर्गों की संख्या बताइए। तो 32वें प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो डी सही होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं साथियों आपका यहाँ पर 33वां प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका यहाँ पर, श्रृंखला में अगली संख्या खोजें। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है आपका। 33वां प्रश्न आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा, सी उत्तर यही आपका सही होगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आपका जो 34वां प्रश्न है, यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है तथा श्याम के स्थान से नीचे 10 विद्यार्थी हैं और राम श्याम के बीच विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी।
तो राम और श्याम के बीच में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर 34वें जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कुल मिलाकर के 15 विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब इसके बाद में हम लोग 35वां प्रश्न देख रहे हैं। मान लीजिए कि दोनों कथन सत्य हैं, तय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है कि सभी फल बीज हैं, ठीक है, जितने भी फल हैं वो क्या हैं, बीज हैं, और सभी बीज पौधे हैं। तो यहाँ पर जो आपका निष्कर्ष निकलने वाला है वो निष्कर्ष कौन सा होगा 35वें में, 35वें में यहाँ पर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पर आपके सामने निष्कर्ष दिए गए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने आपका 36वां प्रश्न है। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। यदि n बराबर 14 तो पैन बराबर 31 है, तो पिन बराबर कितना होगा। तो आपके 36वें प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सी, यानी 39 सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका 37वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते से प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस आपके 37वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो भी सही होगा। जवाब देने से पहले क्या होना चाहिए, सुनना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज कही गई है ना, लिसनिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग। अगर हमें किसी भी प्रकार के जवाब को देना है तो सबसे पहले मुझे सुनना चाहिए। और जब मैं पढ़ता था अपने प्राथमिक शिक्षाओं के जो हमारे सर थे, हमारे प्रिंसिपल सर से, वो हमेशा कहा करते थे जो है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। तो इसी को, ये हमारे अंदर ये था कि इसी से जो है आपका ये प्रश्न जो है बन गया हमारा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपका 38वां प्रश्न। निम्नलिखित तालिका के आधार पर लगातार 2 तिमाहियों Q1 और Q2 में 4 प्रमुख क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के लिए कंपनी की कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हुए Q1 से Q2 तक बिक्री में अधिकतम वृद्धि वाला क्षेत्र क्या होगा। तो आपके 38वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा, उत्तर से पूर्व। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 39वां प्रश्न आपका। 39वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। बहुत बढ़िया चीज कही गई है। 39वां बहुत आसान प्रश्न रहा है ये 39वां। यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। अब इसके बाद में आपके सामने आपका 40वां प्रश्न है। 40वें प्रश्न में लिखा गया, यदि एक निश्चित कोड भाषा में काल को BZKK के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में ओपन को, सॉरी, PEON को कैसे कोड किया जाएगा। तो 40वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए सही हो जाएगा, ODMN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ODMN सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों आपका 41वां प्रश्न। बहुत बेहतर प्रश्न। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया 41वें में। इसमें बी हो जाएगा, निर्णय समस्या की पहले क्या करना चाहिए, पहचान करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग समस्या की पहचान कर लिए तो हम लोगों को निर्णय लेना ना, डिसीजन मेकिंग लेना हम लोग बहुत अच्छा सीख सकते हैं। अब इसके बाद में आपका 42वां प्रश्न है, संबंधित आकृति का चयन करें जो समतुल्यता के अनुरूप हो। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर सही होगा 42वें में सी सही हो जाएगा। देखिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 43वां प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के सही वर्णानुक्रम को दिखाता है, जैसे वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया 43वां आपका। यहाँ पर जो उत्तर सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो 43 का है सी सही हो जाएगा, EDFABC, यही वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ये वाला। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग आपका 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न ये भी रहा है 44 में। इसमें आपका जो उत्तर सही हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके सामने 45वां प्रश्न। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जैसे सेब एक किससे संबंधित है, फल से, तो पीला किससे संबंधित है। कितना अच्छा प्रश्न रहा है आपका ये 45वां प्रश्न। यहाँ पर बी, क्योंकि सेब एक क्या है, फल है, तो पीला भी एक क्या है, रंग है। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। आशा है कि आपके बहुत बेहतर आपका ये एग्जाम गया है आपका। अब इसके बाद में आपका 46वां प्रश्न, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अरे भाई, इसको तो हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। अब तो जो है जानते हैं कि जूनियर से ही ये कंप्यूटर की किताबें हर एग्जाम में जो है, अगर आप जूनियर KG के बच्चों को देखेंगे तो पहली ही क्लास से ये पढ़ाया जाने लगा है कि कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है भैया। 46वां प्रश्न जो होगा वो सी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज जी। ठीक। अब इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित नामों से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC 2025 की पहचान करिए। तो आपका जो 47वां प्रश्न है वो सी है, ज्ञानेश कुमार जी हैं।
और आपने देखा होगा इस समय चुनाव जो आयोग के आयुक्त जी थे, उनका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ स्पीच भी वायरल हुई थी। तो ये सब कुछ ना देखिए एक घटना से आप जरूर याद रखा करें, तो बहुत बढ़िया तरीके से याद रहेगा। अब इसके बाद में 48वां प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका ये भी पूछा गया, बहुत आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं। 48 का सी, गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 49वां प्रश्न, 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो 1969 की बात अगर की जा रही है तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने एक अर्पानेट था। कौन था? अर्पानेट था। याद रखिए, देखो यहाँ पर आपके सामने अर्पानेट लिखा हुआ है, यही आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अर्पानेट को जो है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए उपयोग किया गया था। फिर अर्पानेट को एनएसएफ के लिए हैंड ओवर किया गया। किसको हैंड ओवर किया गया? एनएसएफ नेट को, नेशनल साइंस फाउंडेशन। और अर्पानेट का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क या एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क होता है। इसी के आधार पर हमारे जो नेटवर्कों की जो है यहाँ पर विस्तार हुआ, लैन, मैन, वैन, गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इन सभी को जो है विस्तार किया गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 50, भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है? तो आपको पता है कि दोस्तों भारत में मुद्रा नोट जारी करने के लिए कौन सा बैंक है? तो आप जानते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 51 वाला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो घरेलू ईंधन में हम लोग जानते हैं दोस्तों एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है ना? एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों 52 वाला प्रश्न आपका, भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है? तो 52 वाला प्रश्न जो है, सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी चीज में मिल रहा है दोस्तों तो वो कृषि से मिल रहा है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा 53वां प्रश्न है, भारत ने 2025 में किस देश से राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न रहा है ये भी 53वां। तो इसमें देखिए भारत ने 2025 में प्रयुक्त में से किसी से भी नहीं राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदे हैं। 53 का ई सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 54 प्रश्न देख रहे हैं, शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है? तो 54 में ये सही हो जाएगा, क्योंकि हृदय का काम है पंपिंग करना हृदय का, है ना दोस्तों। अब इसके बाद में हम लोग 55वां प्रश्न देख रहे हैं, यूएसबी, बहुत बेहतर प्रश्न आपका, कंप्यूटर से पूछा गया, यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए जो यूएसबी होता है ना दोस्तों, यहाँ पर, तो ये एक बाहरी उपकरणों को जोड़ने और डेटा स्थानांतरित करने का एक प्रकार का पोर्ट होता है, ठीक है ना। जैसे हम आप चार्जर में, एडॉप्टर में हम लोग पिन लगाते हैं ना, पीछे चौड़ा वाला पिन, वो यूएसबी टाइप है। तो हम लोग याद रखें कि बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना ही यूएसबी का जो है प्राथमिक उद्देश्य होता है। जैसे कीबोर्ड जोड़ रहे हैं, माउस जोड़ रहे हैं, है ना, तो ये सब यूएसबी पोर्ट के आने लगे हैं अब इसके बाद में दोस्तों आपका 55वां प्रश्न है आपका, 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जालियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और हमारी वीडियो में जो है, हमारे इस चैनल पर आपके लिए पॉलिटी से, उसके साथ साथ आईएनएम से, इन सभी संबंधित क्लासेस पढ़ी हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न इनमें से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका 56वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो भी बात हुई है वो कहाँ पर हुआ था? तो 56 में, यहाँ पर डी, अमृतसर पंजाब। आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th 12th में सभी से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो याद ही रहा होगा आपको। बहुत अच्छा प्रश्न रहा है आपके एग्जाम में। राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो 57वां जो प्रश्न है वो आपका बी, परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। अब इसके बाद दोस्तों आपका 58वां प्रश्न दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। बहुत अच्छा लिखा गया, देखिए ये भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहा है। कितना अच्छा प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, तो सीधा सा आप लगा करके आए होंगे, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। बहुत बढ़िया, यानी कि ए का सेकंड। अब ए का सेकंड देखिए किस में दिख रहा है? इन्हीं दोनों में दिख रहा है मित्र। भी थोड़ा सा रुके रहिए, क्योंकि सबको देखना है ना। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लोग लिनक्स को एक संचालन प्रणाली में जोड़ेंगे। और उसके बाद गूगल क्रोम एक जानते हैं वेब ब्राउजर है। और उसके बाद में फोटोशॉप एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, समझ लीजिए एकदम हलवा की तरह प्रश्न आए थे ये सब कंप्यूटर के। जो साथी कंप्यूटर की क्लासेस जो है बेसिक भी किए रहे होंगे, उनको ये सारे प्रश्न आ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम मिला लें पहले, है ना, सी का
देखिए ए पहले का सेकंड किस में है, इन दोनों में है। बी का फर्स्ट दोनों में है भाई। सी का फोर्थ किस में है, देखिए सी का, बस ये मिल गया ना का ये वाला उत्तर, सी वाला उत्तर सही कर दीजिए। अब उसके बाद में आपका हम लोग देखें कौन सा प्रश्न है, हमारा 59 प्रश्न है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे नए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो है हम आपको बेहतर जो है इसी तरीके से प्रदान कर सकें जो है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। आपका दोस्तों 59वां प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। 59 वाला प्रश्न तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग नमक सत्याग्रह के रूप में जानते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में आपके सामने आपका 60वां प्रश्न है, 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान कीजिए। अरे भैया 2020 से के नाय वाकिफ बाहो, है ना। 60वां सी, कोविड-19, है कि नहीं। थाली बजाए ताली बजाए फिर भी कोरोना नहीं भागा, और आज हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोगों को छला गया, है ना। चलिए, थाली बजा करके ताली बजा करके कोई बीमारी भगाई नहीं जा सकती है। सारी बीमारियों का जो है एक ही इलाज है, उसकी दवा बनाइए और उसी से जो है सारी बीमारियों को भगाया जा सकता है। अब इसके बाद में आपके सामने जो 61 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों को प्रसंस्करण शक्ति में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक व्यवस्थित कीजिए। कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें हम इंग्लिश में बताएंगे, क्योंकि ये बेहतर आपको इंग्लिश में ही समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, देखिए मेन फ्रेम, लघु कंप्यूटर, सूक्ष्म कंप्यूटर ना। तो थोड़ा सा अगर प्रश्न हिंदी में ना समझ में आए ना, तो इंग्लिश की भी तरफ हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए, 61वां प्रश्न आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन फ्रेम सुपर माइक्रो, तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर कौन सा प्रश्न था दोस्तों, 61वां। 61 में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है आपका माइक्रो कंप्यूटर है, फिर उसके बाद में मिनी कंप्यूटर है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर सही होगा। क्यों, क्योंकि बताते हैं आपको, ये आपके बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। और वो भी किस पर जानते हैं, बेस्ड ऑन साइज पर। किस पे, बेस्ड ऑन साइज की बात किया है, क्योंकि कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो 3 आधारों पर किया जाता है। बेस्ड ऑन साइज पे होता है, बेस्ड ऑन पर्पज पे होता है, और बेस्ड ऑन वर्क पर होता है। वर्क में कौन सा होता है जानते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक, एनालॉग होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये 3 कंप्यूटर होते हैं। तो इसमें आपको उत्तर समझ में आ गया होगा कि आपका 61 वाला प्रश्न कौन सा सही होगा, उत्तर वाला, है ना भैया। चलिए, 61 में ये सही होगा, लगा लीजिएगा। अब उसके बाद में 62, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो 62 वाला प्रश्न जो कह रहा है वो डी है, यानी छत्तीसगढ़ जो है वो कोयले के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 63वां प्रश्न। 63वां कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है। तो अब भैया इसरो, किसको बताइए, इसरो बता दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछे गए थे। अब इसके बाद में ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ है। तो दोस्तों इस 64 वाले प्रश्न में आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कौन सा, वंदे मातरम। ये याद रखिएगा आप लोग, 64 का बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 65वां प्रश्न, किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, तो 65 में ए सही हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 66 वाला जो आपका प्रश्न है उसको हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है। तो कितना अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे लग रहा है कि यानी कि प्रश्न ऐसे ही कहीं से उठाया गया और उसके बाद में बना दिया गया है। तो 66वां प्रश्न आपका बी, फास्टैग का उपयोग हम लोग करते हैं राजमार्ग पर, डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके हुए हम लोग टोल का भुगतान कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों 67वां प्रश्न लिखा गया है कि 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था। अगर कोई भी जो है ना किसी भी कहीं से भी अगर पढ़ा होगा और बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लिया होगा, 100% है उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया हुआ होगा। तो इसमें दोस्तों मेवाड़ के राणा सांगा जी को जो है यहाँ पर खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है हराया था।
अब इसके बाद दोस्तों आपका 68वां प्रश्न चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क होता है। भैया देखिए, इंटरनेट प्रिंटर का नेटवर्क नहीं है, केवल मोबाइल फोन का नहीं है, प्रिंटर से जुड़े नेटवर्क कंप्यूटर का नहीं है, फिर उसमें से कोई नहीं है, तो भैया विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है। तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि जो 68 है ना, ये इंटरनेट से प्रश्न पूछा गया, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है 68 में, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद में 69 की तरफ चल रहे हैं, मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का उपयोग किया जाता है। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया, ये आउटपुट डिवाइस से प्रश्न है, किससे है, आउटपुट डिवाइस से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रहे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ साथ में जो है नेटवर्क से, यानी कहीं से भी बहुत ज़्यादा आपको जो है डीप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रही है। अगर आप ना, जो 5 से 7 चैप्टर थे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बहुत बेसिक से, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, फिर उस एमएस ऑफिस में तीनों सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इंटरनेट डब्ल्यू के बारे में, इंटरनेट के बाद ईमेल और सोशल नेटवर्किंग, और उसके साथ साथ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो मानचित्र और पोस्टर पर से बड़े चित्रों को छापने के लिए ना दोस्तों प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। किसका, प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न रहा है ये। अब इसके बाद में 70, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है। कितना बढ़िया, वेब ब्राउजर भाई, कौन सा, वेब ब्राउजर बता दीजिए। तो 70 में आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 71वां प्रश्न, यानी रिपीटेड प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलान कीजिए। यहाँ पर एमएस वर्ड एक कैसा है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल एक आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एमएस पावर पॉइंट भैया एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यानी प्रश्न यार पूछने का इसका तरीका क्या रहा है आज का जो है, यानी उस सेम सेम प्रश्न जो है ऐसे पूछ लिया गया है, जैसे आपके कंप्यूटर से ऐसे प्रश्न। बहुत अच्छा, यानी खुशी महसूस हो रही कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगर आप साथियों जो है कंप्यूटर से जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको जो है कंप्यूटर से जितनी भी क्लासेस हैं ना, चाहे वह आपका ओ लेवल से संबंधित भी क्लासेस आपको इसमें मिल जाया करेंगी, और किसी भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड अगर कंप्यूटर पढ़ना है तो इस पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग चल रहे हैं 72 की तरफ, देख रहे हैं कितना अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा संरचित डेटा एक उदाहरण है ना। तो संरचित डेटा की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, तो 72 वाला जो आपका उत्तर होगा सी सही हो जाएगा। एक्सेल पर हम लोग जो है किसी प्रकार का स्ट्रक्चर डेटा क्रिएट कर सकते हैं। 73वां, आइए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। दोस्तों फर्स्ट सूची और सेकंड सूची देखिए, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कितना बढ़िया प्रश्न, बेहतर प्रश्न। आईओटी एक क्या है देखिए, तो 73 वाले में हम लोग पहले मिलान करके हम लोग देख लें, क्योंकि जो है सारी चीजें, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, बिग डेटा है। तो बिग डेटा में क्या होता है दोस्तों, तो 73 वाले में देख लीजिए, 73 का, इसमें तो उत्तर तो हम सीधा बता देंगे कि 73 का बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, बी सही, लेकिन हम लोग मिलान करना सीखे पहले। देखिए आईओटी जो है एक ऑनलाइन जुड़े उपकरणों, संचार करने वाले उपकरणों का एक संग्रह होता है। आईओटी डिस्क्राइब द फिजिकल नेटवर्क्स ऑफ, यानी कि जो हमारे ऐसे भौतिक उपकरणों को जोड़ने के लिए नेटवर्कों का एक उदाहरण देता है, जैसे सेंसर्स वगैरह से जो हमारी डिवाइस से जुड़ी होती हैं, वो आईओटी होता है। बिग डेटा क्या है, बिग डेटा जो होता है वो डेटा की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, याद रखिएगा, बिग डेटा इज डेटा, है ना, इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि इसकी बहुत बड़ी मात्रा में कलेक्शन होता है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। डीप लर्निंग क्या है, जो आपका सी है, ये आपका फोर्थ में चला जाएगा, क्योंकि तंत्रिका यानी कि यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग तंत्र की कई परतों में उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई भैया, ऐसी मशीनें जो मनुष्यों की तरह सोचती हैं और कार्य करती हैं, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं अब इसके बाद में 74वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पते का जो है उदाहरण है। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है आपका ईमेल का। देखिए कोई भी ईमेल होगा, है ना, हमारे ईमेल का दो पार्ट होता है, एक होता है यूजर नेम, जैसे ये एबीसी लिखा है, ये हो गया यूजर नेम, और ये हो गया हमारा डोमेन नेम, ये हो गया @ तो ईमेल के दो पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। अब आप देखिए यहाँ पर जरा सा, कि जो भी आपका जीमेल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सटेंशन नेम तो नहीं दिया गया .com,
देखिए एक्सटेंशन नेम .com नहीं दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए यूजर नेम और डोमेन नेम की बात की जाए तो हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा, ये वाला उत्तर। क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉम लिखा है ना, तो ये एक कॉमर्शियल डोमेन नेम है, लेकिन डॉट लगना अनिवार्य होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका उत्तर भी सही हो जाएगा 74 वाले में। अब इसके बाद में 75वां, कितना बढ़िया प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। भाई देखिए, जैसे गूगल क्रोम है ना, ये एक आपका वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बीएलसी मीडिया प्लेयर एक आपका वीडियो प्लेयर है, और भैया चैट जीपीटी है ना, आप बात करते हैं चैट जीपीटी से ना, ये तो आपका सीधा सा उदाहरण लगा करके आइए भैया, इसको कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है आपको। अब इसके बाद दोस्त हम लोग चल रहे हैं 76, कितना बढ़िया प्रश्न। वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है। देखिए वित्तीय लेन देन के लिए, तो भैया जी डिजिटल वित्तीय उपकरण कौन सा है हमारा 76 वाले में, बताइए जरा सा। तो सबसे अच्छा ए, है ना, क्यों, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को किसने जो है डेवलप किया है, एनपीसीआई ने। किसने डेवलप किया दोस्तों, याद रखना, एनपीसीआई ने, है ना। किसने लॉन्च किया था, रघुराम जी राजन ने। कब किया, 2016 में। याद रखें, ये सब चीजें याद रखने की बातें होती हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, किसने डेवलप किया, एनपीसीआई ने किया। किसने लॉन्च किया, रघुराम जी राजन ने किया। इसकी पर डे लिमिट क्या है, 1 लाख है। ठीक, कितना है, 1 लाख है, ठीक है। और इस पे जो एड्रेस जो होता है वो बीपीए, याद रखिए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की सहायता से हम लोग इस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपका अब 77वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज सहायक है। तो 77वां प्रश्न जो आपका है, एक ए है, सीरी। ये भी आपका एक एआई जो है आधारित आवाज निकालने का काम करता है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपका 78वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल वॉलेट है। डिजिटल वॉलेट की बात किया जा रहा है ना, तो देखो बैंक पासबुक डिजिटल वॉलेट नहीं होता, एटीएम मशीन डिजिटल वॉलेट नहीं होता, कैश काउंटर नहीं, तो भैया एक पे सीधा सा मार के आवा 78 का सी माने पेटीएम, ठीक है। 78 का सी सही हो जाएगा। अब दोस्त हम लोग चलें, आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादा समय ना लेकर के आपका बेहतर तरीके से ये सॉल्व किया जाए। बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित होता है। अरे भाई, बिग डेटा एक डेटा है जो इंटरनेट पर स्टोर किया जा सकता है। दीवार घड़ी में, अरे भैया यार, दीवार घड़ी में कैसे स्टोर हो सकता है ना, दीवार घड़ी में कैसे स्टोर हो सकता है। एक टीवी रिमोट में, भाई सब गलत यार, सब गलत काट किया हो ये सब। एक सामान्य गणक है, नहीं। एक छोटी डायरी में, नहीं। बिग डेटा एक प्रकार का ऐसा डेटा है जो इंटरनेट पर संग्रहित होता है और बहुत बड़ी मात्रा में होता है। बिग डेटा में सारे डेटा हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स हाइपरलिंक्स टैग्स सब हो सकते हैं दोस्तों। उत्तर कहाँ लगाए हो आप लोग, 79 में ई लगाई दो, ठीक सही हो आपके उत्तर। अब इसके बाद हम लोग चलें आगे, आइए 80। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आइए हम लोग टर्मिनेट तो कर सकते हैं, लेकिन सीधा सा उत्तर अगर जान लें तो क्या दिक्कत है। लोगों को जोड़ने और संदेश फोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाता है, ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। अब इसके बाद हम लोग देखें ई गवर्नेंस क्या है। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना, खेल खेलने के लिए नए सरकारी भवनों को, कार्यालय वातावरण के रोबोट डिजाइन, नहीं भैया। ई गवर्नेंस आपका 81 का ए सही हो जाएगा, लगा के आइए, कोई गलत नहीं काट पाएगा। अब इसके बाद में आपका 82। 82, निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। 82 का तो ए मार दीजिए, राप्ती नदी, ठीक है। अब इसके बाद में 83, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो भैया 83 का ए लखनऊ मार दीजिए आप। अगला, किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था। तो भैया जी घाघरे के युद्ध में, ऐसा याद रखना। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 85, भारत के मानक समय आईएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 85 वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, कौन सा, आइए देखें पहले। आईएसटी की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर प्रदेश में उन्नाव से होकर के गुजरता है। तो दोस्त इसमें हमारे जो सही कथन होंगे, कौन सा प्रश्न था हमारा 85वां, तो इसमें उत्तर डी सही होगा, 1 और 2 ही सत्य हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं आपका कौन सा 86। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में
कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो 86 का उत्तर भैया ए मार के आइए, सोनभद्र लगा करके आइए आप। ठीक। 87वां, निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? तो भैया 87 की बात किया तो डी, मऊ और बलिया की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, 87 में डी। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आपका 88 वाला प्रश्न। चलिए 88 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? तो 88 में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आपका यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद में 89, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं? यहाँ पर आपके सामने 89वां जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। अब इसके बाद में हम लोग 90 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका 90 का उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कल्याणपुर हवाई अड्डा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में दोस्तों 91, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की थी? ए, आप याद रखें 16 नवंबर 2022। इसके बाद में आपका हम यहाँ देख रहे हैं 92, काशी तमिल संगम KTS 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया था? तो 92 का जो उत्तर होगा था दोस्तों वो ए हो जाएगा, वाराणसी। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 93, मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया था? तो 93 में कंडव वंश ने मगध वंश शुंग वंश को प्रतिस्थापित किया था। 94 वाला प्रश्न आपका देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर लॉ 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है? तो 94 आपका जो उत्तर होगा बी होगा, इसका उत्तर प्रदेश में सेना प्रशिक्षण केंद्र बांदा में समापन किया गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 95, 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भूअंतरिक्ष तकनीकी में नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया? इसमें उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 96, 96 कह रहा है उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 96 में उत्तर सही हो जाएगा आपका डी, 1 और 2 दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। अब इसके बाद में आपके सामने हम देख रहे हैं 97, आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती हैं? तो 97 में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सोनभद्र और ललितपुर। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे 98, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहा है? तो 98 में ए सही हो जाएगा, ललित उपाध्याय रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे दोस्तों 99, यहाँ पर आपके सामने जो 99वां प्रश्न है, यहाँ पर GNIDA यानी नीडा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 99 का डी ऑप्शन सही होगा, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा हुआ है और अगर किसी प्रश्न में ऐसी कुछ समस्याएं दिख रही हैं तो कमेंट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर विचार जरूर करेंगे दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि सभी एग्जाम के आंसर की आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाएं। 100वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग्म सुमेलित नहीं है? तो 100वां जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी अस्मक विराट, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपके प्रश्न काफी सही होंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया हुआ होगा। तो इसी के साथ में मैं आपसे फिर से मिलूंगा आज के बाद दूसरे क्लास के साथ में। जय हिंद दोस्तों।